के संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग रखे: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सीरीज में हम तीनों अंगों पर बात करेंगे। शुरुआत कार्यपालिका से। कार्यपालिका को सरल शब्दों में सरकार भी कह सकते हैं, यानी व्यवस्था का वो हिस्सा जो असल में उसे चला रहा है। कार्यपालिका के अहम हिस्से हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। पहले बात राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे ऊंचा और सम्मानित पद है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। सरकार की सारी शक्तियां उनमें निहित हैं। सारे आदेश उनकी तरफ से ही जारी किए जाते हैं। वो अपने मातहत अधिकारियों के जरिए शासन करते हैं। राष्ट्रपति सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। संसद का सत्र उनके आदेश पर बुलाया जाता है। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी पार्टी को बहुमत न होने की स्थिति में लोकसभा को भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति जारी करते हैं। संसद से पास कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून कहलाता है। कुछ विधेयक तो ऐसे हैं जो उनकी मंजूरी के बिना संसद में पेश ही नहीं हो सकते, जैसे वित्त विधेयक। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान के अनुसार एक संवैधानिक हेड का, संवैधानिक मुखिया का पद है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय से काम करता है। लेकिन संविधान में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना गया है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकते हैं। मतलब जब संसद कोई कानून पारित करने की स्थिति में ना हो और कोई कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं। इसका दर्जा कानून के बराबर होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। तय समय सीमा के भीतर अध्यादेश को संसद से पास करवाना जरूरी है। फांसी या कोई और सजा पा चुके लोगों को माफी का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। माफी की अर्जी पर राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ये जरूर देख सकती है कि राष्ट्रपति ने फैसला लेते वक्त सभी तथ्यों को देखा या नहीं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। अनुच्छेद 352 के तहत वो पूरे देश या किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहां की सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों पर चर्चा के बाद ये समझ लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का तो है, लेकिन असली शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास हैं। अनुच्छेद 74 ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करते हैं, यानी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे विषय हैं जहां राष्ट्रपति खुद फैसला लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त करना है, ये फैसला राष्ट्रपति अपने विवेक से लेते हैं। अगर किसी पार्टी को साफ बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति देखते हैं कि कौन सा नेता ऐसा है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिल सकता है। उस नेता को पीएम नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसे बहुमत साबित करने को कहते हैं। विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा को भंग करने के लिए कहता है, उसकी मंशा दोबारा चुनाव की है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो ये देखते हैं कि क्या कोई और गठबंधन है जो स्थायी सरकार दे सकता है। सदन में विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर खुद इस्तीफा न दे रहा हो तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव पर बात कर लेते हैं।
संविधान निर्माताओं के सामने ये विचार आया कि देश के सबसे बड़े पद के लिए सीधे जनता के मतदान से चुनाव क्या सही रहेगा? लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति जनता की तरफ से सीधा चुना जाता है तो उसे सरकार की वास्तविक शक्तियों से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रपति के पद को सिर्फ संवैधानिक प्रमुख रखने का फैसला पहले ही लिया जा चुका था। ऐसे में तय हुआ कि अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक परिषद होती है, जिसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के चुने हुए सदस्य, वो सब उसके मेंबर होते हैं। और इस प्रकार प्रयास ये किया गया है कि राज्यों के प्रतिनिधि भी इलेक्टोरल कॉलेज का अंग हों। राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरते वक्त एक उम्मीदवार के कम से कम 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक होने चाहिए। उसका अनुमोदन 100 सांसदों या विधायकों की तरफ से होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट का मूल्य तय किया गया है। जो छोटे राज्य हैं, वहां के विधायकों के वोट का मूल्य बड़े राज्यों की तुलना में कम होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट का मूल्य विधायकों के वोट से अधिक होता है। राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए भी योग्यता और शर्तें हैं। 35 साल से अधिक उम्र का जो भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर वह केंद्र या राज्य सरकार या उससे जुड़ी संस्थाओं में किसी लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें अपवाद सिर्फ उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।